नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए अब एक हफ्ते से भी कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता प्रचार के लिए ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। गृह मंत्री अमित शाह ने बीते 10 साल के कार्यकाल का हिसाब दिया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने हरियाणा को 41,000 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि मोदी सरकार ने बीते 10 सालों में हरियाणा को 2,92,000 करोड़ रुपया दिया है। पीएम मोदी को सबसे ज्यादा प्यार हरियाणा से है। तो दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोहतक में कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस जो कवायद कर रही है उसके लिए सरकार का मतलब एटीएम है। हरियाणा से पैसा निकालो और दिल्ली के शाही परिवार तक पहुंचाओ, क्योंकि कांग्रेस मतलब करप्शन और क्रीमलाइजेशन। और आज की सभा में अमित शाह और जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। ये झूठ की फैक्ट्री चलाने वाले राहुल बाबा आज सेना के जवानों की बात कर रहे हैं। अरे राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो। ये हरियाणा हमारा वीर भूमि है। यहां की माताओं ने सेना में हर 10वां जवान मेरे हरियाणा से भेजा है, हरियाणा से। और आप क्या बात करते हो? 40-40 साल तक 1 रैंक 1 पेंशन किसने रोक कर रखा? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी 40 साल राज करे, आपने 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया। हरियाणा वालों, राहुल बाबा अभी अभी अमेरिका जाकर अंग्रेजी में बोलकर आए हैं कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। मुझे बताओ भाई, एससी का, एसटी का, हमारे पिछड़े वर्ग का और जो सवर्ण वर्ग है उसके गरीबों का आरक्षण समाप्त करना है क्या? जोर से बोलो, करना है क्या? ये राहुल बाबा क्या कर रहा है अंग्रेजी में? वो मानते हैं कि हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो हरियाणा वालों को समझ में नहीं आता। उनको मालूम नहीं, हम भाजपा वाला हिंदी कर कर बता देंगे हरियाणा वाले को। हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी तो जमीनों के घोटाले होते थे कि नहीं होते थे? जरा जोर से बोलो, होते थे कि नहीं होते थे? बड़े बड़े धन्ना सेठ गरीब किसान की भूमि को हड़पते थे कि नहीं हड़पते थे? आप याद करो, 10 साल पहले नौकरी खर्ची पर और पर्ची पर लगती थी कि नहीं लगती थी? मित्रों, कौन सा घोटाला नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने? कोयला घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, बालू घोटाला, चावल घोटाला, टैंक घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, 2G 3G घोटाला। न नभ छोड़ा, न जल छोड़ा, न थल छोड़ा, न पृथ्वी छोड़ी, न समुद्र छोड़ा, न आकाश छोड़ा। तीनों में घोटाला किया तो ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने घोटाला किया, ये हमको याद रखना चाहिए। एक तरफ घोटालों की सरकार, घोटाले पे घोटाला। कांग्रेस का मतलब है कुशासन, कांग्रेस का मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है क्रिमिनलाइजेशन, कांग्रेस का मतलब है कि भाई को भाई से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ, समाज को समाज से लड़ाओ और वोट बैंक की राजनीति करो। ये कांग्रेस का धर्म है, ये कांग्रेस के काम करने का तरीका है। तो आपने सुना आज की रैली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर खुलकर हमला किया। कई तरह की बातें उन्होंने कही हैं और घोटालों तक लेकर कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए यहां पर जेपी नड्डा नजर आए हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। नवीन शर्मा जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमन सिंह आजाद, आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धनोज कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले नवीन शर्मा जी, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा।
हरियाणा में विधानसभा चुनाव चरम पर है। अभी एक हफ्ते का भी टाइम बचा नहीं है और जुबानी हमला सियासी पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन इनसे क्या फायदा होगा? एक तरफ कांग्रेस कहती है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आने वाली है, लेकिन बीजेपी ने अपनी तरफ से जितने भी बड़े नेता हैं सबको हरियाणा में उतारा हुआ है और कई तरह की बातें भी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, नवीन सबसे जी। पहले तो मैं आपके इस डिबेट पे स्वागत सभी का कर रहा हूं, मैं खुद भी, क्योंकि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सरकार चला रही है, जी, तो वहां की जनता का आशीर्वाद उनको दोबारा भी मिला होगा, तभी तो सरकार आई होगी। और कांग्रेस इतने वर्षों से जो वहां सरकार चलाती आ रही थी, तो जनता कहीं तरफ थी, तभी उसने भाजपा सरकार को 2 बार चुना। और जैसे कि हमारे माननीय श्री अमित शाह जी ने एक बात कही कि श्री राहुल गांधी जी अंग्रेजी में विदेशों में हमारे भारत के खिलाफ बोलकर आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हरियाणा की धरती में भी लागू होता है ना। आप बताइए, आरक्षण खत्म करने की बात करके आते हैं, क्या ये उनको शोभा देता है? भाई, जीत हार राजनीति हम भारत की शर्तों पे रखते हैं ना, हम भारत के नाम पे चलते हैं। आप विदेशों में जाके हमारे देश को आप आरक्षण खत्म कर देंगे, आप नया कानून अपने ले आएंगे, आप 370 भी ले आएंगे। अरे भाई, देश का कुछ सम्मान कीजिए, संविधान का सम्मान कीजिए। और हरियाणा तो हमारी वीर भूमि है और भारतीय जनता पार्टी ने वीरों के लिए हमेशा दिल से सम्मान किया है। चलिए, ठीक है सर। कांग्रेस से रतन तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और हरियाणा चुनाव क्या, लोकसभा चुनाव में भी यही देखने को मिला था, अगर राहुल गांधी कोई बयान देते थे तो बीजेपी वाले उस बयान को लेकर बैठ जाते थे। अभी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी यही देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी विदेश गए, वहां पर उन्होंने क्या कुछ बोला, उसको लेकर बीजेपी अब कांग्रेस पर तभी से हमलावर है। रतन तिवारी जी। सबसे पहले चौधरी साहब आपको नमस्कार करता हूं, अपने मेरे सभी प्यारे मित्रों को भी नमस्कार करता हूं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहा है और कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ, बड़े दमदाती के साथ लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी अंधेरे में टार्च लेकर सिर्फ आदरणीय राहुल गांधी जी के ऊपर पैनी नजर बना के रखती है कि राहुल गांधी जी ऐसा क्या बोल दे, उसे लेकर पूरे देश में भ्रमण करने का काम करते हैं। इन लोगों ने तो कर्नाटक चुनाव में भी बजरंग दल, बजरंग बली का भी नारा दिया था, वहां पे भी तुष्टीकरण का कार्ड खेलने का काम किया। लेकिन कर्नाटक की जनता ने, हिमाचल की जनता ने इनको इनकी औकात दिखा दी है। और आपको बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया, शरद पवार की एनसीपी को तोड़ दिया और नतीजा सामने जब आया तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नष्ट हो गई और इंडिया अलायंस को मजबूत सीट मिली और सबसे बड़ी पार्टी बनकर कांग्रेस पार्टी बनी। उसी प्रकार हरियाणा में आपने देखा, हरियाणा के अंदर जो बच्चियों के साथ इन्होंने काम किया, जो उनको उत्पीड़न सहना पड़ा, जंतर मंतर पे हमारी जो खेलने वाली जो बच्चियां हैं, जो गोल्ड मेडल लेके आती हैं, वो ज्यादातर हरियाणा से आती हैं। उनके साथ कितनी बर्बरता हुई, यही इनकी पुलिस उनको घसीटती रही। इनका एक सांसद पूरा जो लिस्ट था, जिसके ऊपर पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज था, इनकी सरकार उससे बचाती रही। लेकिन आज उस बच्ची को हमने सही मायने में विधानसभा चुनाव का टिकट देकर उसे सम्मान देने का काम किया है। वो सम्मान उस बच्चे का नहीं है, वो सम्मान हरियाणा की बच्चियों का है, हरियाणा की जनता का है। और परिणाम सामने आने दीजिए। मैं आपके इस चैनल पे बड़े दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि जो भी मैं सटीक बात करता हूँ वो सटीक जमीन पे दिखता है। चलिए, ठीक है। परिणाम आएंगे तो आप मुझे डिबेट पे बुला लेना, हमारे भाई साहब को भी बुला लेना। नहीं, बिल्कुल बताऊंगा कि मैंने बोला था, मैंने बोला था हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर में तो हमारी हवा चल रही है वहां पे। ठीक है, ठीक है। रतन तिवारी जी, आपकी तरफ से तो यह कह भी दिया गया है कि हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस की ही टक्कर है, किसी और को वोट देकर अपनी वोट खराब ना करें। लेकिन बीजेपी सिर्फ अपने आप को मान रही है कि हम जीत में हैं और इन्होंने लोकसभा में नारा भी दिया था 400 पार, ठीक है, हालांकि वो नहीं मिल पाए। लेकिन हरियाणा में भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उतरे हुए हैं। लेकिन अब की बार आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने से लगी हुई है।
ठीक है, तो कितनी टक्कर आपको मिलेगी वो भी देखने वाली बात होगी। रमन सिंह आजाद जी, 1 मिनट में जवाब देता हूँ, 1 मिनट में जवाब देता हूँ। चलिए ठीक है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग 32 सीट मिली थी और हम कुछ सीटों के अंतराल में हम पीछे रह गए थे, लेकिन उस समय इनके साथ चौटाला की पार्टी थी और ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन आज ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, और जनता का जो लोकसभा चुनाव में रुझान जो सामने आया है, जो वोट परसेंटेज सामने आया है, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ दिख रहा है। और चुनाव आने दीजिए, परिणाम सामने आ रहा है 8 तारीख को मुझे और हमारे नवीन भाई को जरूर बुलाइएगा। नहीं बिल्कुल तिवारी जी, ये तो देखो स्थिति साफ है बिल्कुल। जेजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया, उसका स्वार्थ था, सबको पता था और सबके सामने बातें क्लियर भी हो गई थी। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ हरियाणा के विधानसभा चुनाव में उतरी हुई है। अरविंद केजरीवाल खुद एंट्री कर लिए वहां पर। रमन सिंह आजाद जी कितनी टक्कर दे पाएंगे? तिवारी जाऊंगा आपके पास, ठीक है तिवारी जाऊंगा आपके पास। रमन सिंह जी, देखिए, आम आदमी पार्टी की उपस्थिति कितनी मजबूत है और कितनी दमदार इस बात से साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को अपने में शामिल कराने के लिए ढूंढ रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जनता से कनेक्शन बिल्कुल कट चुका है। अब वो अपने उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करके, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो या जो राजनीतिक शक्ति है उसका दुरुपयोग करके पार्टियों को तोड़ने का, प्रत्याशियों को धमकाने का, इस तरह की स्थिति में उतर आई है। जो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के किसान, जवान और पहलवानों के साथ किया है, उसके बाद से एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि इनको सत्ता मिलने वाली बिल्कुल नहीं है। तो अब भारतीय जनता पार्टी अपनी खींच मिटाने के लिए कहीं ना कहीं उन जो राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है एजेंसियों का, पार्टियों के प्रत्याशियों को शामिल कराने की इस तरह की हरकतें कर रही है। लेकिन एक चीज साफ है कि आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ, जो पहले पिछले लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ लड़ी थी, उसमें भी गठबंधन को 5 सीटें मिली थी। उस बनी जमीन को आम आदमी पार्टी विधानसभा में पूरी ताकत के साथ और पूरे उत्साह के साथ लड़ रही है। और जो हरियाणा की जनता के जो मूल मुद्दे थे, जो पिछली इन सरकारों में वो मूल मुद्दे जो खो गए थे, जो भ्रष्टाचार की बात थी, इनको वापस से मूल मुद्दों पर लाकर राजनीति को केंद्रित करेगी। आम आदमी पार्टी की जो उसकी पहचान है, शिक्षा, स्वास्थ्य, उन मुद्दों पर काम करेगी। फरीदाबाद में एक प्रत्याशी को तोड़ा, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी के मनोबल में या उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी जितना चाहे अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर ले, जैसा उसने दिल्ली केस में जिस तरह से मुंह की खाई है, इनकी सभी एजेंसियों को कोर्ट से फटकार लगी, इनको आगे इन चुनाव में भी जनता से फटकार मिलने वाली है। चलिए ठीक है, आप सभी ने अपनी अपनी तरफ से बातें कहीं, लेकिन इन सभी बातों का निचोड़ लेंगे हम धनोज कुमार जी से। धनोज कुमार जी, हरियाणा में अब की बार मायावती भी अपनी पार्टी के साथ उतरी हुई है, इनेलो के साथ गठबंधन है, उधर चंद्रशेखर आजाद जेजेपी के साथ गठबंधन है। अब ये किसी का खेल बिगाड़ सकते हैं या सिर्फ वोट काटने का काम करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप तमाम लोगों को मेरा नमस्कार। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा जी। सत्ता के लहर में भी दल बदल कर लिए जनाब जी। सत्ता के लहर में भी दल बदल कर लिए जनाब, भगवा रंग में रंग कर उतार लिए आपका नकाब, भगवा रंग में रंग कर उतार लिए आपका नकाब। देखिए, हरियाणा की जब बात होती है, पहले के दृश्य में और अभी के दृश्य में, आपने तीनों को सुना जी। क्योंकि चुनाव से पहले रतन भाई के जो नेता थे माननीय राहुल गांधी जी, वो कहते थे आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होनी चाहिए। अब क्या कारण रहा गठबंधन नहीं हुई, इसलिए आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन इनके उम्मीदवार एक एक करके पहले ही हार मान रहे हैं। वो सीधे भाजपा के गले लग रहे हैं, भगवा रंग इनको पसंद आ रहा है। रह गई बात दावेदारी की। दावेदारी तो सभी करते हैं, क्योंकि हरियाणा की जो पृष्ठभूमि है, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा।
क्योंकि 2005 से लेकर 2014 तक लगातार वहां पर हुड्डा साहब रहे और 2014 के बाद भाजपा की सरकार है, बिल्कुल, एक बार पूर्ण बहुमत में और उसके बाद गठबंधन में। और जैसा कि आपने भी कहा, जेजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो आजाद भीम जो होता है ना, भीमसेना की आजाद पार्टी है, उनके साथ चले गए। हाँ, उनके साथ चले गए क्योंकि हरियाणा में जो दलितों की बात करेंगे तो वो बात जो है बड़ी पार्टी नहीं करते, तो छोटी पार्टी ने थोड़ा सा सर्कस में से तीर निकाला दलितों के लिए। इस पर भी देखना पड़ेगा कि 35% जो दलित वोट है और 32% जो किसान वोट है और 27% युवा जो अभी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में युवा जो है वो आज से नहीं, शुरू से ठगावा महसूस कर रहा है। मैं बेबाकी से कहना चाहूंगा क्योंकि हरियाणा के नौजवान बायोडाटा लेकर बगल में सुबह निकलते हैं, रात को घर आते हैं, बाहर भी धक्के खाते हैं और घर में भी फटकार खाते हैं। ऐसे में कोई सुनियोजित जो है मैनिफेस्टो हमारे तमाम पार्टियों के बीच में नजर नहीं आता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 2 लाख नौकरी की बात की है, लेकिन 2 लाख नौकरी जो है ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन है, सीधा सीधा मैं कह रहा हूँ। क्योंकि जो आबादी है हरियाणा की, और मैंने जो बताया 27% नौजवान, उसके लिए 2 लाख जो नौकरी है वो मतलब थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाया है। रह गई बात हमारे रमन सिंह आजाद जी, वो कह रहे, मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं कि उनके पार्टी के नेता भाग भी रहे, फिर भी भाई साहब हिम्मत से मैदान में डटे। यही तो है राजनीति का सुरूर। राजनीति का सुरूर जो है ना वो यही है कि चलो जो भाग रहा भागने दो, लेकिन हमारा जो मूलधन है, मूलधन मतलब जैसे केजरीवाल जी हरियाणा के हैं, तो वो कहते हैं, उनकी वाइफ भी कही थी, हरियाणा के लाल जिनको भाजपा के एजेंसी ने कर दिया बुरा हाल। तो ऐसे में वो कहते हैं कि चलो भाई हरियाणा के लाल इस बार आया है, कांग्रेस ने एन वक्त पर लास्ट कर दूं, मेरी बात अधूरी रह जाएगी कि कांग्रेस ने लास्ट टाइम पर उनको धोखा दे दिया, तो इसलिए जो हरियाणा के लाल है वो मैदान में है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि परिणाम क्या होगा। चलिए ठीक है। रमन जी, शुरू में बड़ी चर्चाएं चली थी विधानसभा चुनाव से पहले, जैसे ही दौर आया विधानसभा चुनाव का, तो चर्चाएं चली थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में गठबंधन करेंगे, और गठबंधन की चर्चाओं से माहौल ही अलग हो गया था। लेकिन जैसे जैसे तारीखें नज़दीक आती गई, स्थिति बिल्कुल साफ हो गई। आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। आखिर बात क्यों नहीं बन पाई, या फिर बात बनाने की कोशिश नहीं की, या फिर आपने ये सोचा कि पंजाब में सरकार बना चुके हैं, हो सकता है कि लक अच्छा हो तो हरियाणा में भी सरकार बना लेंगे? जी, हुआ ये कि देखिए, जब इंडिया गठबंधन बना था, एक चीज उसी समय बहुत साफ हो गई थी कि हम लोकसभा जो चुनाव है, लोकसभा के चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे, एक मुद्दों पर साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन जो विधानसभा के चुनाव है, आप देखें तो पहले भी विधानसभा के चुनाव में अलग अलग लड़े, चाहे मध्य प्रदेश के चुनाव हो, जो इंडिया गठबंधन के दल थे वो सब अलग अलग लड़े। तो जिन राज्यों में लोकसभा के ठीक पहले चुनाव थे, उन राज्यों में राजस्थान में अलग अलग लड़ा गया। तो जो इंडिया गठबंधन था वो मूलतः लोकसभा चुनाव के लिए था, और राज्यों के स्तर पर यह चीज पहले से बिल्कुल साफ थी। हालांकि रमन जी, आपकी तरफ से पेशकश तो की गई थी ना? जी जी, बिल्कुल सामंजस्य बनाने का एक प्रयास किया गया, दोनों तरफ से प्रयास हुआ, और कुछ मुद्दों पर ऐसी असहमति रही, वैचारिक असहमति थी, या कुछ मुद्दों पर ऐसी असहमति रही कि वो चीज आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन अब दोनों पार्टियां अपने अपने विचारों के आधार पर, अपने अपने किए कार्यों के आधार पर चुनाव में हैं, और जो हरियाणा की जनता तय करेगी वो बिल्कुल दोनों दलों को स्वीकार होगा। लेकिन ये चीज बिल्कुल पहले से, पुष्पेंद्र जी, बिल्कुल पहले से साफ थी कि जो गठबंधन है वो लोकसभा के स्तर पर है, राज्यों में पार्टियां बिल्कुल अलग अलग लड़ रही। रतन तिवारी जी सुन पा रहे हैं? तिवारी जी, आपकी तरफ से भी बीजेपी पर कई तरह के कटाक्ष किए जा रहे हैं फिलहाल, ठीक है? क्योंकि अभी बीच में एक मुद्दा उठा था कुमारी शैलजा को लेकर कि शैलजा की कांग्रेस पार्टी में बेइज्जती हो रही है, लेकिन कुमारी शैलजा ने खुद ही क्लियर किया कि बीजेपी के कुछ नेता हैं जो अपनी दरियादिली दिखा रहे हैं। हालांकि उन्होंने मनोहर लाल की भी बात की कि जब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था तो वो भी मायूस हो गए थे और कांग्रेस में आने का विचार कर रहे थे। देखिए चौधरी जी,
भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के घर के अंदर झांकने का काम तो बड़ी अच्छी तरीके से करती है। और कुमारी शैलजा हमारी वरिष्ठ नेता है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी है और एक राज्य की प्रभारी भी है और हरियाणा में निश्चित तौर पे एक बड़ा चेहरा है। और ये हमारे घर की जो चिंता है वो भारतीय जनता पार्टी न करे। कांग्रेस पार्टी सक्षम है, हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे, आदरणीय राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी सक्षम है इसे कब कौन सी जिम्मेदारी देनी है। हम सब लोग एक हैं और सब हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव हम जीतने के बाद हमारा विधायक दल की बैठक में यह तय कर लिया जाएगा कि हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन तिवारी जी यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर आप इतना ही कुमारी शैलजा को मानते हैं और कांग्रेस हरियाणा में और पूरी कांग्रेस में उनका एक अलग ही मुकाम है, तो विधानसभा में जो टिकट बांटे गए थे उनमें उनकी राय आखिर क्यों नहीं ली गई? सुनने में आ रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद से टिकट दिए गए सारे। ये खबर आपके आज कहाँ से चली आई, या भारतीय जनता पार्टी का कोई गुप्तचर उसमें शामिल था क्या? कि उनसे राय क्यों नहीं लेगी? देखिए, राय जो है आपको भी पता है, ये सर्वे के आधार पे, उनकी लोकप्रियता के आधार पे प्रत्याशियों का चयन होता है। हमारी स्क्रीनिंग कमेटी वो तय करती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी को विश्वास में लेके हमने प्रत्याशी दिए हैं। हाँ, एकाध गलतियां हो सकती है क्योंकि इंसान है, इंसान से गलती होती है, लेकिन नो डाउट हमने सारे प्रत्याशी मजबूत दिए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे पास जो सर्वे आ रहे हैं, हमको प्रचंड बहुमत की सर्वे में हमको दिखाई दे रहा है। जैसे चुनाव वोटिंग हो जाएगी तो शाम का जो सर्वे आएगा, आपका भी चैनल हमें सबसे बड़ी पार्टी दिखाएगा और सरकार बनते हुए दिखाएगा। ठीक है नवीन शर्मा जी, रतन तिवारी जी ने साफ कर दिया है कि जिस दिन वोट खुलेंगे, जिस दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन साफ हो जाएगा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो मेरे हिसाब से आप लोग इतनी मेहनत क्यों करने से लगे? तिवारी जी की बात मान लीजिए। देखिए भैया, हम तो ये बताएंगे कि आदरणीय तिवारी जी जब सर्वे स्वयं सबसे आगे लेकर आ गए हैं, तो जो हमारी ये मीडिया परिवार है, हमारे बेचारे जो चैनल रिपोर्टर हैं, ये शहर शहर हरियाणा में जाके भ्रमण कर रहे हैं, तो फिर ये बेकार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये चुनाव भी क्यों हो रहा है, इन्हें तो सीधे निर्वाचन आयुक्त महोदय के यहाँ जाना चाहिए कि सर हम तो आ गए, तो हमारा तो सीएम ने, विधायक दल का नेता ने सीएम भी चुन लिया है। अरे भैया, दूर के ढोल तो सामने होते हैं। 400 का आंकड़ा का नारा क्यों दे रहे थे भैया? 400 सीट का आंकड़े का नारा तो क्यों दे रहे थे? क्या चुनाव आयोग ने आपको प्रमाण पत्र दे दिया था कि आपकी 400 सीट आएगी? आपने इतना बड़ा फिगूफा क्यों छोड़ा था 400 का? प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और ये भारत के सर्वमान्य 140 करोड़ लोगों का ही आशीर्वाद से है। हमें प्रमाण की जरूरत नहीं है, भारत देशवासियों ने प्रमाण दे दिया ना, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया। नहीं, लेकिन नवीन शर्मा जी, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि पहले के मुकाबले अब की बार भारी गिरावट देखने को मिली है। देखिए, ये जनता का आशीर्वाद है। अभी जनता ने बैसाखी पे खड़ा कर दिया आपको। देखिए, वह प्रधानमंत्री जो 303 सीट लेके आया, वह प्रधानमंत्री जो प्रचंड बहुमत की सरकार बनाया, उस प्रधानमंत्री को देश की जनता ने बैसाखी पे लाके खड़ा कर दिया। और कभी भी बैसाखी हिलेगी और वो व्यक्ति धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। आप कैसी बातें करते हैं? आपको तो अफसोस मानना चाहिए और देश की जनता के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए कि हमने, हमारी तपस्या में कमी रह गई, हमने रोजगार नहीं दिया, 15-15 लाख नहीं दिया, महंगाई को आसमान पे पहुंचा दिया, किसानों को आंदोलन जीवी कह दिया, किसानों को हम आतंकवादी कह दिया, किसानों को हमने कुचलने का काम किया, हमने महिलाओं को जंतर मंतर पे घसीट के मारने का काम किया, हमने इस देश की जनता को झूठ बोला, हमने अजीत पवार के ऊपर 7,000 करोड़ का आरोप लगा के उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। ये सब झूठ को जनता ने बारीकी से देखा और आपको परिणाम दिया। और वही चीज हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है। 8 तारीख सामने है नवीन भाई, 8 तारीख को आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। मैं 8 तारीख का इंतजार करूंगा रतन सर, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं ही मिठाई खिलाऊं आपको कि सर हमारी भाजपा की दूसरी बार सरकार बन गई है। और मैं जनता के आशीर्वाद पे भरोसा करता हूं, मेरी पार्टी जनता के आशीर्वाद पे भरोसा करती है। सर्वे सर आंखों पे है, आपने जो सर्वे किया, आपके नेता जो विधायक दल के चुने जाए,
वो उनको शुभकामनाएं आप दे सकते हैं। हमारे यहाँ तीसरी बार हरियाणा की सरकार भारतीय जनता पार्टी बना रही है और हम सर्वे नहीं, हम जनता के आशीर्वाद के सर्वे की बात कर रहे हैं। ठीक है, और आपका सर्वे पार्टी का सर्वे है। ठीक है हमारी जनता नवीन का शर्मा जी, सर्वे है। ठीक है नवीन शर्मा जी और रतन तिवारी जी, एक बात जरूर याद रखना, अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में जितनी भी रैलियां हुई हैं, हर रैली में उन्होंने एक बात कही है, सरकार किसी की भी बनो लेकिन हमारे समर्थन के बिना सरकार नहीं बनेगी। अरे तो अरविंद केजरीवाल जी तो हमारे भाई हैं। हाँ, वो हमारे भाई है और आपको भी पता है, हमारे मित्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्हें भी पता है कि अगर वो कहीं आएंगे या कहीं है तो इंडिया अलायंस के साथ है, कोई उसमें दिक्कत नहीं। देखिए, इन्होंने जो सम्मान दिया है उनको, वो बेचारे अंतिम दौर तक कांग्रेस के साथ जाने के लिए बहुत मिन्नतें की, कोशिश की। अब उनको, मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार नहीं, गलत बोल रहे हैं नवीन भाई, गलत बोल रहे हैं। हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव में था, हमने विधानसभा में पहले ही कह दिया था कि विधानसभा चुनाव हम अलग अलग लड़ेंगे। देखिए, ये आप नहीं ठीक है, ठीक है, अभी आप दोनों ही बोल रहे हैं। तिवारी जी आपने भी कहा और रमन जी आपने भी साफ कर दिया कि हमारा जो गठबंधन था वो लोकसभा चुनावों तक था, लेकिन ये जो पेशकश की गई थी ये कांग्रेस की तरफ से की गई या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई थी कि भैया विधानसभा चुनाव में अब की बार गठबंधन कर लो, मिलकर लड़ेंगे? पुष्पेंद्र जी, दोनों दलों की समन्वय कमेटी होती है, बिल्कुल दोनों दलों के नेता मिले और बातचीत आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। जो प्रयास होता है वो दोनों तरफ से होता है, कभी एक तरफा नहीं होता। जब आप एक विचारधारा में कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके साथ होते हैं तो प्रयास दोनों तरफ से होता है और दोनों दलों ने अपनी तरफ से प्रयास किया कि कुछ सामंजस्य बने, पर ऐसी कुछ स्थितियां नहीं, कुछ परिस्थितियां थी जिससे सामंजस्य नहीं बन पाया। तो दोनों पार्टियां जनता के बीच में हैं और जनता जिसे आशीर्वाद देगी, जिसे चुनेगी। लेकिन एक चीज है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की जनता के साथ किया है, जितना अत्याचार वहां के किसानों के ऊपर किया है, वहां के जवानों को अग्निवीर योजना जैसी योजना देकर उनको देशभक्ति के अवसर से वंचित किया है, पहलवानों के साथ जो किया है, जिस तरह से एक आरोपी के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही, उससे एक चीज तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी को हम बाहर करने जा रहे हैं। अगर आवश्यकता हुई तो चुनाव के बाद भी साथ आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब किसी भी कीमत पर हरियाणा के जवान, किसान और पहलवानों का शोषण नहीं करने दिया जाए। ठीक है रमन जी, वैसे तो जब इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई थी तो जिन्होंने उस इंडिया गठबंधन की शुरुआत की थी और सभी को एक मंच पर लाने का काम किया था, वो खुद ही बीजेपी में शामिल हो गए थे, आप जानते ही हैं। ठीक है, खैर धनुष कुमार जी, अभी इन सब के बीच मायावती जी भी मेहनत करने से लगी हुई हैं हरियाणा में, और उन्होंने एक सभा में कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री होंगे, दलित समुदाय से एक उप मुख्यमंत्री होगा और एक ओबीसी समाज से। लेकिन अभी तक यह समझ में नहीं आ रहा, रतन तिवारी जी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, उधर नवीन शर्मा जी बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी की तरफ से बोल ही दिया सरकार किसी की भी बनो लेकिन हमारे बिना नहीं बनेगी। अब आपको क्या लगता है? देखिए, यही तो आश्चर्य की बात है। अभी रमन भाई और रतन तिवारी जी, इन दोनों के बातों से ही मुझे थोड़ा सा, मैं नवीन जी पर बाद में बोलूंगा, इन दोनों में देखिए सामंजस्य कमेटी की बात किया, प्यार मोहब्बत की कमेटी, तो उसमें नफरत किसने बोया? क्योंकि हम लोग को भी पता है, एक पत्रकार होने के नाते राहुल गांधी ने पेशकश किया था, उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़नी चाहिए। तो इनके जो कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की जब बात आती है तो सर्वे सर्वा हो ही जाता है। और ऐसे में जब जेल से केजरीवाल जी निकल कर आए और उन्होंने भी हाथ बढ़ाया आगे, तो फिर दोनों जब लोकसभा में गठबंधन में थे तो 5 सीट जीता, नो डाउट, चूंकि आम आदमी पार्टी हार गए कुरुक्षेत्र, लेकिन कांग्रेस 5 सीट जीता। कहीं ना कहीं क्या बोले, बहुत मामूली अंतर से कुरुक्षेत्र हारी आम आदमी पार्टी। अंतर वही तो, अभी अंतर आप दोनों में बता रहे, कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में, वही अंतर क्या रह गया जिसके वजह से आप दोनों का इलू नहीं हो सका हरियाणा में। तो मेरा कहना यही है कि सरकारें बनती बिगड़ती रहती है। जैसा आपने हमसे सवाल पूछा, मायावती देखिए, सबको पता है कि अभी क्रीम लेयर पर जब बात हुई तो मायावती एक ऐसी नेता थी जो खुलकर सुप्रीम कोर्ट के भी अगेंस्ट जाकर उन्होंने दावा ठोका, और जो दलित वर्ग के लोग थे पूरे भारत में
वो एकजुट होकर झंडा उठाया। और आपको मैं पहले ही सत्र में बता दिया कि हरियाणा में दलितों का सम्मान जो जरूरी है, क्योंकि आज तक दलित मुख्यमंत्री वहां नहीं हुए। ऐसे में मायावती ने उप मुख्यमंत्री की बात की है, लेकिन वहां थोड़ा सा चुक रही है, उसको सीधे मुख्यमंत्री की बात करना चाहिए। लेकिन वो जाट बहुल कार्ड खेल गई, और जाट बहुल कार्ड में जो दलित है उनको उन्होंने समाजित करने की कोशिश की। लेकिन एक बात और भी है कि अभी जैसे चंद्रशेखर आजाद, मैं इसलिए ले रहा हूं उनका नाम क्योंकि अभी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उन्होंने नगीना सीट को फतह किया, क्योंकि कोई कह नहीं रहा था कि वो जीतेगा, उसके कौशल। और अभी उन्होंने दिल्ली के एक सभागार में उन्होंने कहा है पुलिस के भी मैटर में कि अगर दलित को किसी ने सताया तो मैं सीधा कर दूंगा। उसका जो डायलॉग है वो दलितों में बहुत लोकप्रिय हो रहा है। ऐसे में जो जेजेपी के साथ जाना, क्योंकि जेजेपी का कहीं ना कहीं आप समझिए पिछली सरकार में 10 सीट था, 10 सीट जीतना वोट प्रतिशत के अनुसार उसको आप इनकार नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि कैंडिडेट भाग जाते हैं, विधायक भाग जाते हैं, क्योंकि ये तो देखिए जो विचारधारा के साथ जुड़ा रहता है वो कभी नहीं भागते, लेकिन जो खुद के विचार से जुड़े होते हैं वो भागम भाग करते रहते हैं। लेकिन ऐसे में जिस तरह से नवीन भाई ने दावा किया, क्योंकि अभी मिठाई बांट रहे थे और रतन जी मुस्कुरा भी रहे थे, तो देखिए अगर गठबंधन की सरकार, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही होती तो वो पेशकश नहीं करते, कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर उनको लगा और ऐसे में अलग लगे। अब आम आदमी पार्टी मैदान में आई है तो आम आदमी पार्टी किसको नुकसान करेगी, ये बात रतन भाई जानते ही है कि आम आदमी पार्टी जो है सीधा सीधा बोलने दीजिए भाई, बोल लेते हैं, बोलने दीजिए। प्यार मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, मेरा तेवर अलग है। रमन सिंह आजाद जी जानते मेरा तेवर अलग है, लेकिन आज मैं तेवर को दरकिनार करके आज मैं विश्लेषण पर ज्यादा जोर दे रहा हूँ। बिल्कुल कि आप लोग बोलो तो सही, मतलब किसी और धनोज जी यहाँ पर एक बात और निकल कर सामने आती है। जब से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन हरियाणा में वो जनता के सामने इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं कि मैंने दिल्ली में इस्तीफा दे दिया है और जब तक दिल्ली की जनता मुझे दोबारा नहीं चुनेगी मैं बैठूंगा नहीं। और हरियाणा में भी जो हमारे प्रत्याशी हैं वो अगर ईमानदार हैं तो ही वोट देना। देखिए यही तो समझना है, जनता एक अपराधी की बात क्यों मानेगा। वो एक अपराधी है, शराब के घोटाले में अपराध किया है। अभी रमन सिंह आजाद ने कहा था, नहीं बिल्कुल आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। बिल्कुल अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, अभी जांच चल रही है। रमन सिंह जी अरविंद केजरीवाल जी पर आपने आपने अपराधी का आपने शब्द बिल्कुल उपयोग नहीं कर सकते। अरे भैया रमन उपयोग नहीं कर सकते इस तरह के शब्दों का। अरे टीवी पर आपका नजरिया एफआईआर पर अपराधी होता है तो आप राजनीतिक भावना के राजनीतिक भावना से उपयोग कर रहे हैं। बोलने से पहले सोचते क्या बोलना है। बिल्कुल नहीं होगा। आपको सुनिए, आरोपी और अपराधी में कोर्ट में साबित नहीं हो जाता। हरियाणा का आदमी नहीं मानते हैं, आप बिल्कुल उपयोग नहीं कर हरियाणा का आदमी नहीं बोलेंगे, आप बिल्कुल उपयोग नहीं कर सकते। अरे भैया चलिए रमन जी सुन लीजिए। ठीक है अरे भैया सुन लो, आपको माफी मांगनी चाहिए। अरे घंटा का माफी इस तरह के शब्दों का उपयोग करते माफी मांगनी चाहिए। अपराधी बोला कांग्रेस का चेहरा, अरे कांग्रेस का चेहरा नकाब हो गया। अरे भैया कांग्रेस का चेहरा उतर गया, कांग्रेस पर आरोप लगता था कि कहीं अरे भैया विनय फोगाट को लेकर जो अपराध बोध था कि कांग्रेस के पीछे कांग्रेस है। सुन तो लीजिए भाई साहब, कांग्रेस पर जो आरोप था कि षड्यंत्र के पीछे कांग्रेस भी बेनकाब हो गया। पहले आप माफी मांगिए तो उपयोग के लिए। किससे माफी मांगो, अपराधी से? पहले आप माफी मांगिए तो उपयोग के लिए। अरे भैया आपने अपराधी बोला कि नहीं बोला? आप कभी भी आरोपी और अपराधी में अंतर बताइए इसको कुछ होगी। इसने बोला ना अपराधी, अगर एफआईआर होने पर अपराधी है तो एफआईआर केजरीवाल पर भी है। भाई साहब आपने जानकारी आपको होनी चाहिए। एफआईआर होने से कोई अपराधी नहीं होगा।
अरे आप अदालत हो, FIR होने पे कोई व्यक्ति अपराधी हो जाता। कैसे कह दिया अपराधी? कौन होते आप? जो भारतीय जनता पार्टी है इस तरह की एजेंसियों का दुरुपयोग करके जो व्यक्ति के नेताओं पर मुकदमा लगा रही है, उसको कोई अपराधी खड़ा हो जाता है। ठीक है। अपराधी आप ठीक है, ठीक है। नहीं मानेगा। आप खुद राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित होकर इस तरह ठीक का उपयोग है करते हैं। रमन जी सुन लीजिए, एक बार पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद जो निचोड़ निकले उस पर बात करते हैं। ठीक है धनुष जी। हुसैन जी, मेरी आपत्ति सिर्फ अपराधी शब्द से। जी धनुष जी अपनी बात रखिए, लेकिन इस तरह के शब्दों का उपयोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, ठीक है रमन जी, आपने क्यों बोला अपराधी? रमन जी बात सुन लीजिए, एक बार क्यों बोला अपराधी? धनुष कुमार जी एक बार आप क्लियर कर दीजिए, एक बार क्लियर कर दीजिए धनुष जी, जी पूरा सेंटेंस कर दीजिए एक बार। मैं सेंटेंस वही कर रहा था। जब FIR होने पर अपराधी है, FIR केजरीवाल पर भी है, तो इसलिए सोच समझ के प्रवक्ता को बोलना चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेस भी बेनकाब हो गया, क्योंकि जो आरोप लगता था कांग्रेस के ऊपर कि सारे षड्यंत्र के पीछे कांग्रेस का पूरा हाथ पैर सिर है, वही दिख गया। क्योंकि एक खिलाड़ी का सम्मान खेल के मैदान में होता है, राजनीति के मैदान में नहीं होता, क्योंकि राजनीति के मैदान में छीटाकशी होता ही होता है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने उनकी लड़ी से इज्जत को भी खराब कर दिया। अधिकार है, तो अगर कोई खिलाड़ी की राजनीति में आता है, भाई साहब आप खिलाड़ी की तरफदारी करते हो, सम्मान को कम नहीं कर सकते। इज्जत खेल के मैदान में दो, कितना सम्मान खेल के मैदान पर होता है, उसमें राजनीति के मैदान पर अपने प्रॉफिट के लिए, अपने राजनीति के मैदान पर आने से किसी को सम्मान में कमी नहीं होती। भाई साहब अपने फायदा के लिए कांग्रेस ने उनको राजनीति में अगर कोई आता है तो उसकी सम्मान में कमी नहीं होती। छिटाकशी नहीं होता राजनीति में, छिटाकशी नहीं होता। छीटाकशी तो क्रिकेट के खेल में भी होता है, छीटाकशी तो खेल के मैदान में भी होता है, खेल के लेकिन इससे सम्मान में राजनीति में ठीक है प्रेम था, सम्मान में कमी आती है। चलिए ठीक है खड़े होने में सम्मान में कमी ठीक है होती है। रतन जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। चलिए ठीक है मैं आता हूँ, वापस आता हूँ। रतन जी, अनिल विज ने कांग्रेस पर आरोप लगाए थे कि जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने अपनी सरकार में खिलाड़ियों का कभी सम्मान नहीं किया। अगर कोई बड़े स्तर पर पदक लेकर भी आ रहा तो उसके इनाम में हमने दिए थे जब बीजेपी की सरकार आ गई थी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने खिलाड़ियों के लिए, इस देश की युवाओं के लिए क्या काम किया है वो देश की जनता जानती है, वो भी जानती है। हमने कभी भी ये सब चीज से कभी भी समझौता नहीं किया। जितना भी बन सका, जितना भी हो सका, कांग्रेस पार्टी ने पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ हमने काम करने का काम किया। हमने इस देश की जनता के साथ कभी झूठ बोलने का काम नहीं किया। हमने जो बोला हुआ किया और जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं और करेंगे, 100% करेंगे। अभी प्रमुख जी बोल रहे थे कि आपका खेल बिगाड़ देगी आम आदमी पार्टी। अरे भैया, खेल बिगाड़ चुकी। अब आम आदमी पार्टी ने पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ना शुरू कर दिया है। और देश की जनता ने यह देख लिया कि आम आदमी पार्टी के एक चुने हुए मुख्यमंत्री को फर्जी केस में फंसाकर उन्हें जेल में डालने का काम किसने किया। झारखंड के एक मुख्यमंत्री को फर्जी केस में जेल में डालने का किसने काम किया। मैं तो बार बार कहता हूँ और बड़े बड़े चैनलों पे कहता हूँ और आपके भी चैनल पे कहता हूँ चौधरी जी कि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। कितने से कितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो जाए, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएगा तो भाजपा के प्रवक्ता उसे ईमानदारी का प्रमाण पत्र देने में तनिक भी देरी नहीं करेंगे। जीता जागता उदाहरणों की अगर लिस्ट निकालेंगे तो आपके पास बहुत सारी सूची होगी। मैं लेकिन कहना तिवारी जी, आपकी तरफ से बड़ी नेता किरण चौधरी, उनकी बेटी श्रुति चौधरी, उनको कांग्रेस में सम्मान नहीं मिल पाया, वो बीजेपी में पहुंच गई। अब सुन तो लीजिए, आप बड़े मुद्दे की बात आपने। अरे भैया, हमारे कांग्रेस के मुंबई के पूर्व अध्यक्ष थे मिलिंद देवड़ा, वह जब कांग्रेस से नाराज हो गए तो झट से एकनाथ शिंदे जी ने उन्हें अपने साथ लिया और राज्यसभा में भेज दिया। हमारे एक नेता थे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप प्रधानमंत्री मोदी लगाते थे, उनको झट से भाजपा ने अपने साथ लिया और राज्यसभा भेज दिया। सोचा कि उनकी जो लोकसभा है वो हम जीत जाएंगे, लेकिन नतीजा हुआ
कि उत्तर मुंबई की जो सीट थी मिलिंद देवड़ा की, वो शिवसेना जीत गई हमारे इंडिया अलायंस के साथी ने, और नांदेड़ जो थी वो भी कांग्रेस ने जीत ली। तो अब जो किरण चौधरी जी को इन्होंने राज्यसभा भेज दिया कि इनको राज्यसभा भेज देंगे, उनकी पुत्री को हम विधायक बनवा लेंगे, तो मैं आपको आपके चैनल पे दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर वो सीट भाजपा जीत गई तो मुझसे एनी टाइम नवीन शर्मा जी कहीं भी बुला लेंगे, मैं उससे डिबेट पे मैं बोलूंगा कि वाकई में मुझसे गलती हुई। चलिए ठीक है, नवीन शर्मा जी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। अभी इन्होंने बात एक कही कि कांग्रेस के जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनके शब्द थे, जैसे इन्होंने आदरणीय श्री अशोक चौहान जी का नाम लिया। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया था उनको महाराष्ट्र का, भाजपा ने नहीं बनाया था। और उसके बाद जब वो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, भाजपा ने तो एक सम्मानित बड़े नेता को राज्यसभा सांसद बना के भेजा है। अरे भैया, हम वीडियो आपको दे देंगे। अरे आपके नरेंद्र मोदी जी नांदेड़ में जाके कह रहे थे कि हमारे जवानों का घर आ गया, हमारे फौजियों का अभी और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा तिवारी जी, करना होगा। जैसे आपने बात की बहन किरण जी के लिए, तो आपके कहने का मतलब क्या ये आपके कांग्रेस में थी तो भ्रष्टाचार करती थी? नहीं, हम किरण चौधरी जी का नाम नहीं लिए, भ्रष्टाचार का नाम अशोक चौहान का ले रहा हूं। आपने कहा कि अशोक चौहान जी डूबे जब हमारे साथ बीजेपी में आ रहे हैं, भ्रष्टाचारी थे, आपके साथ चले गए, ईमानदार बन गए। अजीत पवार जब हमारे मतलब हमारी पार्टी थे, आपके साथ चले गए, ईमानदार बन गए। तो ईमानदारी और भ्रष्टाचार का जो आप लोग प्रमाण पत्र देने का काम कर रहे हैं, वो देश की जनता देख रही है। रही बात, आप अपने नेताओं को जब संतुष्ट नहीं कर पाए हैं, ऐसे ही आम आदमी पार्टी के जो नेता भाजपा में आए हैं उनको वो पार्टी संतुष्ट नहीं कर पाई। हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनने दीजिए 3 महीने बाद, तो आपके जितने लोगों को आप संतुष्ट करने लेके निकले हैं वो सारे लोग आ जाएंगे हमारे साथ। सर, भारतीय जनता पार्टी की तीसरा काल मोदी जी संपूर्ण पूरा करेंगे और हमारे जो एनडीए घटक के नेता है वो सब समर्थन के साथ भारत सरकार बिहार में विधानसभा चुनाव होने दीजिए नवीन बाबू। सर, वहाँ बिहार में विधानसभा चुनाव फरवरी में होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी तिवारी जी। बिहार में फरवरी में विधानसभा चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव के 1 महीने बाद हमसे डिबेट कर लेना आप भैया। चलिए ठीक है, पहले हरियाणा का चुनाव क्लियर हो जाए, उसके बाद जो परिणाम निकल के आते हैं उसके बाद वो देखा जाएगा कि बिहार में क्या होता है। हालांकि तिवारी जी, आप तिवारी जी ये सोचिए कि आपकी लंका में आग लगाने के लिए आम आदमी पार्टी काफी है, बस हम हमारी लंका में आग नहीं लगाएगी। आम आदमी पार्टी तो हमारे साथी है, हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। देखिए, आपके साथी होते तो आपके साथ खड़े होते, वो तो आपके अपोजिट खड़े हैं। और आप देखिए क्यों कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई 8 तारीख को मालूम पड़ेगा कि वो किसके साथ खड़े हैं। ठीक है तिवारी जी, अभी आपने कहा जैसे जैसे और राज्यों में चुनाव होगा तो पता चलेगा, ठीक है, इंडिया गठबंधन की सरकारें हर जगह बनेंगी। लेकिन अभी जो देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर उपचुनाव होना है, सपा और कांग्रेस में बात भी नहीं बन पाई है कि किन सीटों पर सहमति होगी। उसका एक कारण यह भी है कि अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस से महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में सीटें मांगी थी, ठीक है, वो उन्हें नहीं मिली, और फिर आप इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। तिवारी देखिए चौधरी जी, खाली हवा की गठबंधन है, मैं आपको क्लियर के लिए गठबंधन कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग तरीके की राजनीति चलती है और आपको भी पता है। और जो उपचुनाव होने हैं उसमें ज्यादातर सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी की है। बिल्कुल। तो हमारा उनका बातचीत चालू है और हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा सीटें हम जीतते जा रहे हैं। नहीं बिल्कुल तिवारी जी, ये बात जो आपने कही है ना, और ये बात जो आपने आसानी से मान ली, ये बात शायद कांग्रेस के जो आला कमान है उनको भी माननी चाहिए कि जो सीटें हैं ज्यादातर समाजवादी पार्टी की हैं, तो 5 सीटों की डिमांड ही नहीं करते वो। बिल्कुल चौधरी साहब, हर कार्यकर्ता अपने लिए दावेदारी ठोकता है। पार्टी के जो नेता होते हैं उस पर वार्तालाप करते हैं, खींचतान होती है, लेकिन अंत में आपको बता दूं कि हम दोनों जन मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। सीट शेयरिंग पे मजबूत बात चल रही है और अच्छे से हम चुनाव लड़ेंगे और बाई इलेक्शन में हम सारी की सारी सीटें जीतने का काम करेंगे। ठीक है, रमन सिंह जी।
अभी हरियाणा चुनाव को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? अगर आपकी सरकार आ जाती है तो आप इन सभी पार्टियों से क्या कुछ अलग करके दिखाएंगे? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस तो एक दूसरे पर हमेशा हमलावर रहते हैं। जी पुष्पेन जी, देखिए आम आदमी पार्टी का जो आम आदमी पार्टी जब बनी तो सबसे जो मूल मुद्दे थे जो आम आदमी पार्टी ने लिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, और जिन मूल मुद्दों को राजनीति में स्थापित करने के बाद आम आदमी पार्टी मात्र 10 साल पुरानी पार्टी है जो, और आज वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है, 2 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है, 5 राज्यों की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व है, लोकसभा और राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। तो जो आम आदमी पार्टी के जो काम करने का तरीका है वो ये है कि जो जनता के मूल मुद्दे हैं, जो मूल समस्याएं हैं, जो भारत की राजनीति में सरकारी स्कूलों की जो दुर्दशा हुई आजादी के बाद से, जो सरकारी स्कूलों की दुर्दशा थी, आम आदमी पार्टी ने आकर सबसे पहले उन पर काम करने शुरू किया। और दिल्ली में जो सरकारी स्कूलों को लेकर काम हुए पूरे देश में वो उदाहरण का केंद्र बने। आम आदमी पार्टी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किया, आम आदमी पार्टी ने जो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में जो काम किया, सड़क परिवहन, बिजली, पानी, शराब को लेकर भी काम किया है, वो भी बताइए। शराब को लेकर भी तो काम किया है। जो मूल मुद्दे हैं नवीन जी, उस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से आईना दिखा दिया है, बहुत अच्छे से आईना दिखा दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई के लिए शब्द उपयोग करने पड़े, कम से कम पिंजरे का तोता बनने वाली छवि से बचना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट का एक लाइन में पूरे प्रकरण में सब कुछ साफ हो गया। रमन जी, आपने दिल्ली की उपलब्धियां दिखाई हैं, तो मैंने सोचा आपको याद दिला दूं, शराब की भी एक उपलब्धि। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है रमन जी। उस पर तो कोर्ट ने अपना बिल्कुल साफ, नहीं बिल्कुल रमन जी, कोर्ट ने बेशक आईना दिखा दिया है, रमन जी कोर्ट ने बेशक आईना दिखा दिया है, लेकिन आपने स्कूलों की बात कही, आपने हॉस्पिटल की बात कही, वो तो ठीक है कि आम आदमी पार्टी ने उनका विस्तार किया और जो वहाँ के छोटे बच्चे हैं, युवाएं हैं, उनके लिए अनेक तरह की योजनाएं चलाई। लेकिन ये जो शराब वाला सिस्टम था, एक बोतल के साथ एक फ्री, ये आपने शराबियों के लिए स्कीम चलाई थी। देखिए हुसैन जी, जितने रूमर फैले इस केस को लेकर, जितने रूमर फैलाए गए, जितनी अफवाहें फैलाई गई, जितनी बात की गई, एक नेता आते थे वो कहते थे 100 करोड़ का घोटाला है, फिर भाजपा के दूसरे नेता आते थे वो कहते थे। नहीं रमन जी, घोटाले वाली बात ही नहीं है, वो तो मैटर ही अलग है। लेकिन आपने क्या सोचकर ये प्लानिंग की थी? खैर दूसरी बात पे आते हैं, पंजाब में आपकी सरकार है रमन जी, पंजाब में आपकी सरकार है और पंजाब में सबसे बड़ी समस्या नशा है, क्या आप वहां से खत्म कर पाए वो? जी बिल्कुल, पहले दिन से हमारी पंजाब की सरकार ने नशा मुक्ति के लिए बिल्कुल प्रतिबद्धता जाहिर की थी, और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार लगातार उस पर काम कर रही है। चाहे वो जितने ड्रग माफिया से जुड़े हों, चाहे उसमें कुछ नेता जो भाजपा के और अन्य दलों के भी शामिल थे, उन पर भी बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल से प्रतिबद्ध थी पंजाब में नशा मुक्ति को लेकर, और उस पर लगातार काम कर रही है। अच्छा, ये बड़ी समस्या है, ये बड़ी समस्या है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, पंजाब में है, किसी की भी सरकार है, अगर कोई कांड होता है तो दूसरी विपक्षी पार्टी पर इल्जाम लगा देते हैं। पुष्पेन जी, रमन जी, एक अडानी के कोर्ट से जिस तरह से करोड़ों के ड्रग्स बरामद हुए, पंजाब सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। पंजाब सरकार में रह के दारू दे रहे हैं, लापरवाही के बदौलत ही वो ड्रग्स देश के जनता में और युवाओं में आने से बचे। करोड़ों हजारों करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद हुए वहां से। तो मैं कहना चाहूंगा सर, ये देना भारतीय जनता पार्टी आपको याद दिला दूं, रमन जी एक चीज याद दिला दूं, लेकिन गुजरात की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार वहां थी, कोई कार्रवाई नहीं थी, वो आपके साथी थे ना, वो तो आपके साथी है। अडानी के अडानी जी को कहाँ ला रहे हैं? रमन जी मैं बता रहा हूँ आपको, आप अडानी जी को क्यों ला रहे हैं? आपने कहा पंजाब में नशा के गढ़ था, तो वहां सरकार तो आपके साथी की थी, कांग्रेस की सरकार थी। आप इस पे बात करिए, आप बताइए ना, कांग्रेस की सरकार के लोगों ने नशा का गढ़ बना रखा था ना, आप तो बोल रहे हैं।
सप्लाई करने वाले तो आपके अरे सर फिर वही बात है। अरे भाई मैंने क्या बोला? नहीं ये तो समस्या है, ये तो समस्या है। ये तो मैंने पहले बता दिया कि सरकार किसी की हो, अगर कोई कांड हो जाता है तो दूसरी पार्टी के नेता पर इल्जाम लगा देते हैं। खैर रमन जी, मैं आऊंगा आपके पास। धनोज कुमार जी, हरियाणा में चुनाव होने हैं, आपको पता ही है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जितने भी वादे किए थे उसमें से ज्यादातर वादे पूरे नहीं हो पाए हैं। जैसे अगर हम महिलाओं की किस्त की बात करें तो अभी तक वो वहां पर नहीं मिल पाई है। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या है नशे को लेकर दिन भर में कितनी खबरें वहां से आती हैं। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि हरियाणा में कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने अपने अलावा किसी भी नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया। देखिए, ये तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अभी उसी बात को लेके तो आम आदमी पार्टी से गठबंधन होने की बात हो रही थी। लेकिन जो आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, तो हरियाणा जो है आरोप लगा रहा है कि जो पूरा पानी भी नहीं देते, जैसे दिल्ली को लेके आरोप लगाते हैं आम आदमी पार्टी भाजपा पर, भाजपा के सरकार पर या भाजपा पार्टी पर कि दिल्ली को पर्याप्त पानी नहीं देते, इसलिए पानी की कमी है। वैसे ही पंजाब सरकार जो है ना हरियाणा को पानी नहीं देते, इसलिए वहाँ के किसान जो है ना वहाँ काफी नाराज है। उस नाराजगी का फल जो है आम आदमी पार्टी को भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन जो आपने कहा हुड्डा जी को लेके, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वहां पर 2005 से लेकर 2014 तक उन्होंने शासन किया और अभी भी वही चाह रहे कि मुख्यमंत्री बने। जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट अगर आएगी तो पहला दावेदारी वही है, क्योंकि कुमारी सैलजा को लेकर भी यही बात की तो लड़ाई है। क्योंकि जब लोकसभा की टिकट की बात चल रही थी तो उनको टिकट ना देने की बात चल रही थी, क्योंकि उनको जो बोला ना एक प्रदेश का प्रभारी है, तो इसलिए बोला प्रदेश में जाके संभालिए। लेकिन वो जिद कर कि नहीं मुझे चुनाव लड़ना है, और वो जीत कर भी दिखा दी। तो ऐसे में उन्होंने तेवर यह कहता है कुमारी सैलजा का कि मैं एक दलित लीडर हूं और जनरल सेक्रेटरी हूं कांग्रेस का, एआईसीसी का, तो मेरा भी तरजीह होना चाहिए। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा तरजीह नहीं देते, ऐसा मैं नहीं कहता, क्योंकि जो उदय भान जी है वहां के कांग्रेस के प्रधान, वो भी कभी कभी बोल जाते हैं कि जो हमारा काम है वो हुड्डा साहब करने लगते हैं, क्योंकि टिकट देने का काम कांग्रेस पार्टी का है। लेकिन ऐसे में दखल हुड्डा जी का है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीट जीतेंगे तो हमारी दावेदारी होगी। ये सभी दल करते हैं, मैं इसमें कोई गलती नहीं ढूंढ रहा हूँ। लेकिन आपने जो एक बात कहा वो ये कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, अगर मान लीजिए वोट छिटकेगा तो किसका छिटकेगा? मुझे तो लग रहा है कि जो हमारे रमन सिंह आजाद जी हैं, इनके नेता जिस तरह से हमला भाजपा पे कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल हमला ज्यादातर कांग्रेस पे ही हो रही है। क्योंकि कांग्रेस पे इसलिए हो रही है क्योंकि देखिए लोग एक सवाल पूछता है कि 177 दिन जेल में रहने के बाद इस्तीफा नहीं दिए, लेकिन बाहर निकलते साथ इस्तीफा देने का क्या कारण रहा? तो जब चुनाव के एन वक्त पे इनको जमानत मिली है, जो इनका ये कहते हैं मेरा फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट का अनुकंपा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि एजेंसी विरोध नहीं किया। आप ये भी देखिए अभी रमन सिंह आजाद जी एजेंसी को कोस रहे थे, लेकिन एजेंसी ने विरोध नहीं किया। अगर विरोध करते तो इतने पैरा है संविधान का कि केजरीवाल जी को लपेट के उसी तिहाड़ में फिर से पहुंचा देते। लेकिन इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन एक बात जो है वो यह कि पंजाब में इसकी सरकार है जहां नशा पे पूर्व तक काबू नहीं पाया, जैसा कि आरोप लगाते हैं रमन सिंह आजाद जी कि मजीठिया, मैं सीधा नाम ले लेता हूं, कि उनके द्वारा ज्यादातर वो होता है। लेकिन सवाल है कि शासन प्रशासन की है ना, कार्रवाई तो यही करेंगे ना, चाहे नशेरी हो चाहे जो भी हो, इस पर कौन कार्रवाई करेगा? जिसकी सरकार है। तो कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को भी इस पर थोड़ा सा आरोप प्रत्यारोप के दौर से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हम भी शौकीन हैं, तुम भी शौकीन हो, आओ एक जाम तुम लहराओ एक जाम हम लहराते हैं। तो ऐसे में जो है युवा जो है, खासतौर पंजाब के युवा, वो जो है मौत को गले लगाने पे मजबूर है, क्योंकि वहां वो इस तरह के नशा है। मैं उसका विवरण टीवी पर बैठ के नहीं कर सकता, क्योंकि आई एम अगेंस्ट ऑफ वाइन। मैं शराब का विरोधी हूँ, मैं नशा का विरोधी हूँ। तो विरोधी होने के नाते मैं इतना ही कहूंगा कि हरियाणा में भी बोलबाला है, और ऐसे में जो भी सरकार हो, मैं ये नहीं कहता हूँ हमारे तीनों भाई यहाँ बैठे, जिसकी भी सरकार बने तो कम से कम युवाओं के जीवन को सुरक्षित करने के लिए बिहार के तर्ज पे ही नशा का बिल्कुल नशाबंदी कर दे, कि चलो भाई कम से कम नशा बंद हो जाए, कम से कम महिलाओं के ऊपर अत्याचार ना हो, कम से कम जो बलात्कारी जो दारू पीकर किसी हमारे माँ बहन के ऊपर गंदी निगाह न रखे, तो कहीं से ये लोग शराबबंदी का बात नहीं करते हैं, लेकिन करनी चाहिए। और ये हरियाणा के विकास के लिए बहुत बड़ा बाधा है, क्योंकि जब तक हरियाणा में शराब पानी की तरफ बहेगा तब तक हरियाणा का विकास जो है जो उच्च स्तर पर वो नहीं हो पाएगा।
नहीं, बिल्कुल धनु जी, आपने सही बात कही है। और राज्य को चलाने के लिए अगर वहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी है तो चीज़ों पर आसानी से पकड़ बनाई जा सकती है। हालांकि रतन तिवारी जी, अभी बीच में ये भी चर्चा चली थी कि कुमारी शैलजा जी खुद एमएलए का चुनाव लड़ना चाहती हैं, विधानसभा की टिकट पाना चाहती हैं, लेकिन किसी कारण शायद बात नहीं बन पाई। और धनोज जी ने उस चीज़ का विश्लेषण भी किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके होते हुए आखिर कैसे किसी को आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ सब कुछ दुरुस्त है। हम चुनाव में हैं और इधर उधर की बातें करके बेवजह समय व्यतीत करके कुछ मतलब नहीं है। मैं दर्शकों को इतना कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी में सब कुछ दुरुस्त चल रहा है, बढ़िया चल रहा है और हम सब मिल के चुनाव कैंपेन कर रहे हैं। और कुमारी शैलजा भी काम कर रही है, हुड्डा जी काम कर रहे हैं और हम सब मिल के हरियाणा का चुनाव जीतेंगे। और हम सब मिल के हरियाणा को सुधारने का काम करेंगे, क्योंकि 10 साल में जो भाजपा ने हरियाणा को बहुत पीछे ढकेलने का काम किया है, उसे हम दुरुस्त करने का काम करेंगे। हम चुनाव मैदान में है, 8 तारीख को परिणाम आएगा। मुख्यमंत्री बनाने के बाद आगे का हम प्लान जनता को बताएंगे। चलिए ठीक है, नवीन शर्मा जी, लास्ट कमेंट। देखिए भाई साहब, तिवारी जी ने तो सीधे राज्यपाल जी को लग रहा है पूरा विधायक दल का नेता चुन के एप्लीकेशन एडवांस में दे आए हैं। अरे भाई, अभी 8 तारीख का इंतजार कर लीजिए। हो सकता है हमारे धनोज जी ने जो बात कही उसी फिर आपको अटकना पड़े कि भैया आपने जो भविष्य में करना चाह रहे हो, पहले भविष्य की जगह भूतकाल को भी देख लीजिए ना। आपके यहाँ खुद के नेता संतुष्ट नहीं है और हमारी भारतीय जनता पार्टी में संगठन चलता है, संगठन ही सेवा है। आप सभी मेहमानों को मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा और आप सभी मेहमानों का धन्यवाद। लेकिन जो रतन तिवारी जी ने कहा कि 8 तारीख में परिणाम आएंगे और हमारी सरकार बनती हुई दिखाई देगी, शायद इसी आत्मविश्वास की वजह से जो बीजेपी को 400 पार जाना था वो भी नहीं हो पाई। खैर, फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।